हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कुछ यहाँ पे गिवन है. सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन. इन दीज इक्वेशंस y denotes the displacement in time t and p q and r are arbitrary constants. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इतना बताया कि ये कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है. इनमें से आपको बताना है कि किस में कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन मिलेगी, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं मिलनी चाहिए, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, इनफाइनाइट भी नहीं होनी चाहिए और कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, यानी किसी पे भी डिपेंड ना करे, किसी भी तरह के फंक्शन पे, ना टाइम पे ना ही किसी और टर्म पे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशंस में बताए गए हैं कि ये जो आपको वैल्यूज़ गिवन है वो किस चीज़ की हैं. तो यहाँ पे जो y है वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है. यहाँ पे जो t है वो टाइम को डिनोट कर रहा है. p q और r जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, यानी कि कोई भी कांस्टेंट आप लेके चल सकते हैं, आप उसकी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ कंफर्म यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है इसकी. अब जो इक्वेशंस गिवन है हमें उनमें से बतानी है कि किस में हमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ही मिलेगा और किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा. सो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है कि y इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू इंटू टी का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस पी टी. ठीक है, सो एज वी कैन सी कि हम यहाँ पे इसको ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इसका होल स्क्वायर किया हुआ है. होल स्क्वायर का हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2pqt, और फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई में गिवन है तो r प्लस पी इंटू टी. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जैसे ही इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये वाला जब ये दोनों टर्म हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हमें टी क्यूब मिलने की पॉसिबिलिटी है. आप देख सकते हैं. अब देखिए, टी क्यूब और टी स्क्वायर का हम बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम डिफ्रेंशिएशन, आप सब लोग जानते हैं कि कैसे करना चाहिए. सो इन दैट केस अगर हम देखें कि डिफ्रेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं, मान लीजिए डी वाई का टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डी वाई बाई डी टी, तो हमें जो है वो टी का ही डिफ्रेंशिएशन करने को मिलता है. आप डिफ्रेंशिएशन सब लोग जानते हैं. मान लीजिए टी पे पावर एन है, ठीक है, और हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो वो कुछ एन टी एन पे पावर -1 कुछ इस तरह का टर्म गिवन होगा. ठीक है, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एज एफ y इज इक्वल्स टू टी पे पावर n गिवन है, तो डिफ्रेंशिएशन के बाद कुछ हमें इस तरह का टर्म देखने को मिलेगा. सो इस तरीके से अगर हम देखें t का स्क्वायर अगर रहेगा तो वो इजी रहेगा. क्यों? क्योंकि t का स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 2t, और 2t का डिफ्रेंशिएशन जब हम अगेन करेंगे तो हमें मिलेगा 2, जो कि एक फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू है. तो अगर हम देखें y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और इस डिस्प्लेसमेंट का जब हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब जाके हमें एक्सेलरेशन मिलेगी. इतना क्लियर है? तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन हमें एक तो फाइनाइट चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए. ठीक है, सो तो इस तरह के टर्म पाने के लिए हमें एक्चुअली में कैसा चाहिए, टी स्क्वायर चाहिए और ना कि टी क्यूब या सिर्फ टी. क्योंकि अगर सिर्फ टी होगा तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी, लेकिन अगर टी क्यूब होगा तो एक्सेलरेशन टी पर डिपेंड करने लगेगी. लेकिन सिर्फ टी स्क्वायर होना चाहिए, तभी जाकर हमें क्या मिलेगा, एक फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. तो अब हमें पता है आंसर जिस तरीके से, तो हम आपको वही डायरेक्ट करके दिखा देते हैं. y इज इक्वल्स टू पी प्लस टी है, ठीक है, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे q प्लस टी से और r प्लस 1 से. ठीक है, अब हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं. ये हो जाएगा पी क्यू प्लस कितना हो जाएगा पी टी. ठीक है, अब हम इस पूरे का r प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देते हैं. सब में r का टर्म आ गया. ठीक है, ये एक टर्म हो गया प्लस, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबका तो सारे टर्म एज इट इज़ आ जाने हैं. सो एज वी कैन सी हियर कि यहाँ पे हमें सॉल्व करने के बाद कोई भी ऐसा टर्म नहीं मिल रहा है जो टी क्यूब हो या टी पे पावर 4 हो. तो यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर की वजह से एक फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जो कि हमें एक्सेलरेशन देगी.
और मान लीजिए यहाँ पे जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर उस एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी बोल चुका है कि पी क्यू और आर जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करना है। बस हमें ये देखना है कि टी का टर्म नहीं आना चाहिए, ना कोई और ऐसी कोई टर्म आनी चाहिए जिसपे एक्सेलरेशन डिपेंड करने लगे। इस वजह से हम ये टी स्क्वायर की वैल्यू को सर्च कर रहे हैं कि टी स्क्वायर जिसमें आएगा वही सही है। और बाकी के ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इसमें टी आएगा और इसमें भी टी आएगा, जिसका डिफरेंशिएशन करने पे एक्सेलरेशन 0, और यहाँ पे हम देख ही चुके हैं कि इसका क्या आ गया था, टी क्यूब आ गया था। तो इस वजह से ठीक है। थैंक यू।